जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइपोथेसिस बाय ग्रोथ माउंट एजुकेशन। आई एम ध्रुव जानी। यह हमारा तीसरा लेक्चर है इस हमारी वर्ल्ड सीरीज की श्रृंखला में। और पहले दो लेक्चरों में हमने पहले लेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात की। और वही दूसरे लेक्चर में हमने इजिप्ट की जो 5 प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों हैं उसको तपासा, उसके बारे में अभ्यास करने का प्रयास किया। आज का जो लेक्चर है यह दरअसल हमारे सेशन 3 का पार्ट 1 रहेगा। और यह पार्ट के तहत हम लोग 2-3-4 चीज़ों की आज चर्चा करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है जो इजिप्ट का जो ऐतिहासिक युग था, इजिप्ट का ऐतिहासिक युग, जिसके हम 3 भाग कर सकते हैं। इन 3 भागों की चर्चा करेंगे। इन 3 भागों में जो इन समय में जो राजा है, जो राजवंश आए, और जो उन राजवंशों में जो महत्वपूर्ण राजा है उसकी भी बात करेंगे। उन लोगों के जो कार्य जो अगर महत्वपूर्ण हो, अगर नोंदपात्र हो, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। यह हमारे लिए बेहतर है। देखिए, 3 जो भाग हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं इजिप्ट के इतिहास में, उसमें से प्रथम जो भाग है वह है पिरामिड युग, यानी कि एंशियंट एज। दूसरा जो भाग है वह हम उसको सामंत युग कह सकते हैं, यानी कि फ्यूडल एज। और ऐसे ही जो तीसरा भाग है इसे हम लोग कह सकते हैं एम्पायर एज, यानी कि साम्राज्य युग। तो मुख्यतः यह 3 युग थे। इन युगों में अलग अलग कई राजवंश हुए, और इन राजवंशों ने इजिप्ट का जो भविष्य है उसको उन लोगों ने क्राफ्ट किया, इन लोगों ने बनाया। कई राजा थे। अगर हम इजिप्ट का जो इतिहास देखें, अगर हम गूगल भी करें, तो देयर विल बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ किंग्स। बट हमें उन राजा का ही काम है जिन राजा ने कोई नोंदपात्र अपना योगदान दिया हो, कोई विशिष्ट जो घटना है उसको अंजाम दिया हो। हमें उसी राजा का जो है हमें पता होना चाहिए। दूसरे कोई राजा जो है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको बात कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की दृष्टि से। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अगर आपका मेन जो सब्जेक्ट है जो वो हिस्ट्री है, तो आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको जो है वह पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? हमें मालूम है कि कुल 26 राजवंशों ने 26 डायनेस्टीज हैव रूल्ड इजिप्ट ओवर दिस 3 पीरियड। क्लियर? तीनों युग में अलग अलग राजवंश आए, अलग अलग राजा आए, और इन लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक जो लोकोपयोगी काम है, जो जीवन जरूरी जनता के लिए जो जरूरी काम है, वे लोगों ने किए। कई राजा अच्छे थे, कई राजा बुरे थे। इन सब की बात हम लोग आगे के हमारे इस सेशन में करेंगे। देखिए, पहले अगर हम राजकीय इतिहास की बात करें, इजिप्ट के राजकीय इतिहास की, तो मिस्र की संस्कृति का ऐतिहासिक काल ईसा पूर्व 4000 से शुरू होता है, जो बहुत पहले की बात है। 4000 पूर्व से जो ऐतिहासिक हमें जो वृत्तांत मिलते हैं वह एक अपने आप में ही एक अच्छी बात है। यह ऐतिहासिक काल को हम 3 विभागों में बांट सकते हैं। पहला रहेगा प्राचीन काल, जिसे हम पिरामिड एज कह सकते हैं। दूसरा जो है वह रहेगा फ्यूडल एज, यानी कि सामंत युग। में इस साइड हिंदी में लिखता हूं युग। और जो तीसरा है हमारा नूतन साम्राज्य युग, उसे एम्पायर एज ही हम लोग कह सकते हैं। क्लियर? इन 3 समय के खंडों में कुल 26 राजवंश आए, और इन 26 राजवंशों ने इजिप्ट के ऊपर अपना जो साम्राज्य है वह फैलाया, अपना राज किया। अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें इन 26 राजवंशों का,
तो यह समय काल के तहत तो प्राचीन काल में 1 से 6 राजवंश आए, 26 में से। फिर जो मध्यकाल है, जिसे हम सामंत युग कहते हैं, जिसे हम फ्यूडल एज कहते हैं, वह फ्यूडल एज में 7वें राजवंश से 70वें राजवंश तक के जो राजा थे, उन लोगों ने राज किया, उन लोगों ने अपना साम्राज्य फैलाया। और जो आखिरी का युग है, जिसे एम्पायर एज कहा जाता है, उसमें 18 से लेके 26 राजवंश ने अपना राज किया। क्लियर? तो यह पूरा क्लासिफिकेशन है, यह पूरा बाइफर्गेशन है, और इसी के तहत हम लोग आगे जाएंगे, अलग अलग युग में जाएंगे। पहले प्राचीन काल में थोड़ा देखेंगे, फिर मध्यकाल में और नूतन साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे लिए, उसका जिक्र करेंगे, उसको अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम समय काल में उसे नापे तो पहला जो काल है वह ईसा पूर्व 3400 से शुरू होकर 2475 तक रहा। दूसरा जो काल है वह 2475 से शुरू होकर 1718 तक रहा, यानी कि यह 1000 ईयर्स आसपास चला। यह चला 600 वर्ष आसपास, 600 ईयर्स, 1000 ईयर्स। और जो तीसरा काल है वह दरअसल चला 400 वर्ष तक। यह आंकड़े लमसम है, इन आंकड़ों की वैसे ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए मैंने आपको यह लमसम फिगर दिया कि आपको भी एक आइडिया रहे कि पहला जो एज है वह 1000 ईयर्स का था, दूसरा जो एज था वह लगभग अप्रोक्सीमेटली 600 ईयर्स का था, और तीसरा जो एज था वह 350 से 400 वर्षों तक का था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े समय इजिप्ट में अंधाधुंधी फैल गई, एक एनार्किक स्टेट हो गया, अराजकतापूर्ण स्टेट हो गया, कोई स्थिर राजकीय सत्ता नहीं थी। फिर उसके बाद ईसा पूर्व 525 में ईरान के राजवी की सत्ता स्थापित हुई। ईरान का एक राजा था कैम्बिसेस, क्लियर? उसने इजिप्ट के ऊपर आक्रमण किया और इजिप्ट की जो सत्ता थी, क्योंकि तब क्या हुआ था, जो आखिरी राजा था, आखिरी राजवंश था 26वां राजवंश, वह धीरे धीरे दुर्बल होता गया, राजा धीरे धीरे दुर्बल होता गया। तो इसी का लाभ लेते हुए ईरानियों ने इजिप्ट के ऊपर हमला बोल दिया, और हमला करके इजिप्ट को अपने शासन में मिला दिया, इजिप्ट को पचा लिया। उसके बाद थोड़े वर्षों बाद ईसा पूर्व 322 में ग्रीक के अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने इजिप्ट को जीत लिया। आपको मालूम ही होगा, द अलेक्जेंडर द ग्रेट, हमने सबने नाम सुना है, सिकंदर भी कहा जाता है। उसकी जो महत्वाकांक्षा थी पूरे विश्व को जीतने की थी, और वो अपनी जो विजय कूच थी, अपनी जो विजय पहल थी, वह पूरे विश्व में फैलाता हुआ जा रहा था। तो इसी के तहत इजिप्ट भी उसका शिकार हुआ वर्ष ईसा पूर्व 322 के आसपास, और अलेक्जेंडर ने इजिप्ट के ऊपर भी अपना जो है आधिपत्य वह जमा दिया। उसके बाद ईसा पूर्व 48 में रोमन साम्राज्य ने ग्रीकों के पास से जो है वह पूरा जो राज्य था वह ले लिया। धीरे धीरे अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद, अलेक्जेंडर की मृत्यु लगभग 325 BC में हुई, तो धीरे धीरे ग्रीक का जो साम्राज्य था वो भी धीरे धीरे दुर्बल होता गया। और इसी का लाभ लेते हुए ईसा पूर्व 48 में जो रोमन साम्राज्य थे, रोमन राजा था, उन लोगों ने इजिप्ट के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। रोम के लोगों ने इजिप्ट को अपनी मिल्कत मानते थे, और यह समय से इजिप्ट जो है वह स्वतंत्र राज्य मिटकर रोमन राज्य का जो भाग है वह बन गया। क्लियर? आगे अगर हम देखें तो देखिए, यह हमारा पहला प्राचीन युग है हमारे पास इजिप्ट का, और यह प्राचीन युग एकदम प्राग ऐतिहासिक संस्कृति के एकदम बाद सीधा ही शुरू हो गया था। देखिए, इस युग को पिरामिड युग भी कहा जाता है। मैंने आपको दूसरे सेशन में बोला था कि जो प्राग ऐतिहासिक संस्कृति है, उस समय के दौरान कोई पिरामिड जो है उसकी स्थापना नहीं हुई थी, कोई स्थापत्य नहीं बनवाए गए थे। हालांकि पिरामिड का जो बनना और उसकी जो शुरुआत है वह दरअसल यह युग से हुई थी। तो आप यह
जो वर्ष है उसे याद रख सकते हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ईसा पूर्व 3400 से आसपास इजिप्त में पिरामिड निर्माण की शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी थी। हालांकि आज के समय जो हम पिरामिड का जो पूर्ण विकसित स्वरूप देख रहे हैं उस स्वरूप तक नहीं पहुंचा था उस समय का जो इजिप्त का जो मानवी था या उस समय की जो स्थापत्य कला थी, मगर धीरे धीरे एक जो इनिशियल जो प्रोटो पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है, जो आद्य पिरामिड का जो ढांचा है, वह बनना धीरे धीरे शुरू हो चुका था। इस युग का प्रथम राजा मिनिस था। मिनिस को नार्मर भी कहा जाता है और यह दरअसल इतिहास पुरुष कहलाता है। इजिप्ट का, क्योंकि लिखित जो इतिहास है उसमें जो सर्वप्रथम जो कोई मानवी राजा है तो वह है मिनिस। उसके पहले क्या था कि राजा थे, सब कुछ था, मगर सब प्राग ऐतिहासिक काल में था। कोई लिखित हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई अवशेष नहीं है, पुरातत्व जो अवशेष बोलते हैं वो कुछ नहीं है। क्लियर। तो जैसे ही लिखित अक्षर ज्ञान का शुरुआत हुई, लिखित इतिहास की शुरुआत हुई, तब से जो सर्वप्रथम जो राजवी था इजिप्ट का वह था मिनिस, जिसे नरमर भी कहा जाता है। मिनिस राजा ने उत्तर और दक्षिण मिस्र को राजकीय दृष्टि से एक किया। यस, ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये एक्चुअली यूनिफाइड नॉर्थ एंड साउदर्न इजिप्ट। क्लियर। और उसको एक जो है राजकीय जो इकाई की दृष्टि से उसको एक भाग ही बना दिया। हालांकि शुरुआत में जैसे आपको पता होगा कि भारत जो था वो भी एक छोटे छोटे जो है राज्य थे, देसी राज्य उसमें बटा हुआ था। क्लियर। तो कुछ उस तरह ही इजिप्ट भी बटा होगा, नॉर्दर्न इजिप्ट और साउदर्न इजिप्ट। यह मिनिस ने, यह हमें याद रखना है, ही यूनिफाइड नॉर्दर्न एंड साउदर्न इजिप्ट एंड मेड एंटायर इजिप्ट वन यूनिट। क्लियर। तो यह एक बहुत जो है प्रभावशाली बात हम कह सकते हैं। उसके बाद इस युग में कुल 6 राजवंश थे, जैसे कि हमने पहले देखा, जो हमने बाइफरगेट किया था अकॉर्डिंग टू दिस एजेस। तो उसमें पहला जो प्राचीन युग था उसमें 1 से 6 राजवंशों का जो राज है वह हमें देखने को मिलता है। देखिए, यह फोटो है और यह फोटो दरअसल किंग मिनिस की ही है और यह फोटो हमें गूगल के ऊपर से हमें प्राप्त हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ जो शिल्प है वो हमें मिला है। आगे अगर बात करें तो इस युग का दूसरा जो महान राजवी था वह था तीसरे राजवंश का जोसेर। इसका नाम में डी है मगर वह साइलेंट है, तो उसे जोसेर ही कहा जाता है। यह उसकी फोटो है, एज यू कैन सी, यह जोसेर है। मिनिस जो था वह फर्स्ट राजवंश, नॉट मी। और जो दूसरा महत्वपूर्ण राजा था प्राचीन युग का वह तीसरे राजवंश से ताल्लुक रखता था और उसका नाम था जोसेर। और यह उसकी आपके सामने फोटो है, उसका स्कल्प्टर है। हालांकि थोड़ा इंजर्ड है, यह स्कल्प्टर जो है वह थोड़ा टूटा सा है, मगर हमारे आइडिया के लिए यह बेहतर है। जोसेर का मुख्य सलाहकार इम्होटेप था। यह भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इजिप्ट के इतिहास में, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इजिप्ट के इतिहास में हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। स्टेप पिरामिड का निर्माण करवाया। देखिए, इमोटेप जो था वह दरअसल एडवाइजर था, सलाहकार था। किसका सलाहकार था? तीसरे राजवंश का जो राजा था जोसेर का। यह बात हमें याद रखनी होगी। जोसेर प्राचीन युग का तीसरे राजवंश का एक महान राजवी। उसका जो सलाहकार था वह था इम्होटेप। इम्होटेप स्थपति था और स्थपति के साथ साथ वो एक वैद्य भी था। क्लियर। तो एक्चुअली ही वाज ए स्कॉलर।
वह एक विद्वान था, विद्वान मनुष्य था और किंग जोजर के दरबार में वह अपनी सेवाएं देता था। राजा जोजर ने इम्होटेप को एक पिरामिड निर्माण के कार्य के लिए चुना और यह इम्होटेप को जो पूरी जिम्मेदारी थी वह उसको सौंप दी कि हमें एक अच्छा सा बढ़िया वाला पिरामिड जो है वह बनाना है। इम्होटेप ने अपनी जो जिम्मेदारी थी वह बखूबी निभाई और यह निभाने के साथ साथ एक अत्यंत विशाल पिरामिड का निर्माण किया इम्होटेप ने जोजर के कहने पर। और वह जो पिरामिड है उसका जो नाम है उसे हम स्टेप पिरामिड कह सकते हैं। देखिए, यह स्टेप पिरामिड दरअसल आज के जो पिरामिड है उससे थोड़ा अलग है, यानी कि दिस पिरामिड इज एक्चुअली अ प्रोटो फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड पिरामिड। यह दरअसल आदि रूप है, जो आज के समय हम पिरामिड देख रहे हैं उसका आदि रूप है। यह आज के समय के पिरामिड का जो विकास है यह दरअसल यह रूप से हुआ है। पूरा स्टेप वाला जो पिरामिड है, हमने फोटो भी आपके लिए ली रखी है, हम उसके वो दिखाएंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे, क्लियर। मगर हमें याद रहे रखना है कि स्टेप पिरामिड जो था वह दरअसल स्टैंडर्ड पिरामिड का एक प्रोटो रूप था, एक आद्य रूप था। आज के जो स्टैंडर्ड पिरामिड हम लोग देख रहे हैं उसका जो उद्भव है वह दरअसल स्टेप पिरामिड से निकला है, यह हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर। यहां हमने बात की स्टेप पिरामिड की, अब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, यह जो स्ट्रक्चर है आपके सामने यह दरअसल स्टेप पिरामिड का है। आप लोग स्टेप देख सकते होंगे, इधर भी है, यहाँ भी है। क्लियर। तो दिस इज एक्चुअली अ प्रोटोफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड पिरामिड्स। यही फॉर्म में से धीरे धीरे फेरफार होते गए और उसके बाद एक आज हमारे सामने एक बढ़िया सा एक स्टैंडर्ड पिरामिड का फॉर्म आज प्रस्तुत है। क्लियर। तो उसका जो बैकग्राउंड है वो यहीं से शुरू होता है एंड यह बनाने का जो श्रेय है यह श्रेय जाता है किंग जोजर को। और इसका जो आर्किटेक्ट था वह था इम्होटेप। एंड प्रोबेबली इसकी और एक विशेषता है यह पूरे पिरामिड की, प्रोबेबली इट वाज द फर्स्ट ऑन द प्लेनेट। क्लियर। यह एक सर्वप्रथम पिरामिड था जो पूरे विश्व में उस समय के मानव के द्वारा बनाया गया हो। मैं यहाँ वो भी लिखना चाहूँगा, प्रोबेबली फर्स्ट पिरामिड स्ट्रक्चर। ये तो थोड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया था, ये तो यह सब बातें हमें याद रखनी होगी। देखिए, पिरामिड के बारे में थोड़ी बात की गई है, देखेंगे। पिरामिड बनने का जो कारण है वह धार्मिक था। यस, इट वाज ए रिलीजियस रीजन। दूसरा आस्था का विषय था, और यह जो आस्था थी यह मरणोपरांत जो मान्यता है उसके साथ जुड़ी हुई थी। दूसरी बात, पिरामिड जो है वह बेसिकली कब्र है और कुछ नहीं है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, जो बड़े बड़े पिरामिड के निर्माण आज के समय हम देख रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं गूगल पे नंबर ऑफ फोटोज हमारे सामने आएंगे। क्लियर। तो वे सब कब्रें बड़े बड़े राजवियों की थी और राजघरानों के जो लोग थे उसकी थी। मेरे और आपके जैसे सामान्य लोगों की कब्रें होती थी, मगर यह जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है वह उसके ऊपर नहीं बनता था। तो यह बात हमें हमारे दिमाग में रखनी होगी
कि यह सब स्ट्रक्चर जो थे वे डेडिकेटेड टू किंग्स थे एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ किंग्स थे। जब उन लोगों की मौत होती थी तो उनके लिए यह जो बड़े स्ट्रक्चर है वे बनाए जाते थे, नहीं के सामान्य लोगों के लिए। बड़े बड़े पिरामिड मुख्यतः राजाओं की कब्रें थी। इजिप्ट का पिरामिड विज्ञान एवं कुशल इंजीनियर का प्रतीक था। यस, आज से 4-5-6 हज़ार वर्षों पहले कोई मनुष्य कैसे इतना बड़ा जो है वह स्थापत्य खड़ा कर सकता है बिना किसी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के, बिना किसी अच्छी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के, बिना किसी अच्छे स्किल्ड लेबरर्स है। क्लियर? तो यह सब एक्सट्रीमिटीज़ को इन लोगों ने पार कर दिया और इन सब एक्सट्रीमिटीज़ के सामने ये लोग जीत गए और ये लोग एकदम बेनमून जो स्थापत्य है वह स्थापत्य बनाने लगे। यह समग्र प्राचीन युग के दौरान राजवियों ने अपने कब्रों के निर्माण के लिए भारी मात्रा में दौलत व शक्तियों का व्यय किया। यस, यह एक थोड़ी दुखद बात है कि भारत में जैसे भोगविलासी राजा हुए हैं, ऐसे राजा इजिप्ट में भी थे। इनफैक्ट इजिप्ट में भारत से पहले थे ऐसे राजा जो कि अपने निजी खर्चों के लिए, जो प्रजा का जो खजाना होता है, जो राज्य का खजाना होता है, उसमें से भारी मात्रा में खर्च करते थे। तो इजिप्ट के राजा जो थे वे भी कुछ इस तरह के ही थे। इजिप्ट के पिरामिड में सबसे बड़ा जो पिरामिड है वह है खुफू का पिरामिड। यस, बिगेस्ट। यह पिरामिड ईसा पूर्व 2900 में बनाया गया था और इसका अगर हम एरिया की बात करें तो पूरा 13 एकड़ में फैला हुआ है। क्लियर? इट्स अ वेरी वास्ट एरिया, यू नो। देखिए, यह फोटोग्राफ है, यह खुफू का पिरामिड है, खुफू पिरामिड। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई बोले पिरामिड तो यह एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है ट्रायंगुलर, कि आपने सोच लिया दिमाग में कि यह ऐसा होगा, बात खत्म। एक्चुअली पिरामिड्स वर बिल्ट इन अ कॉम्प्लेक्स। यह पिरामिड जो है वे पूरे संकुल में बनाए जाते थे। पूरे संकुल में एक पिरामिड मुख्य होता था, पिरामिड के साथ अन्य छोटे छोटे मंदिर होते थे, अन्य छोटे छोटे कई कमरे होते थे, कक्ष होते थे, जहाँ पूजन विधि हो सके, जहाँ आप रिलैक्स कर सको, यानी कि मनुष्य रिलैक्स कर सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक स्ट्रक्चर का ही जो है वह पूरा पिरामिड नहीं होता था, पूरा कॉम्प्लेक्स होता था और पूरे कॉम्प्लेक्स में से जो मेन जो स्ट्रक्चर होता था वह होता था पिरामिड। आगे अगर हम बात करें तो इस युग का जो राजा था वह देवी अमरत्व का सूचक था। यस, वहाँ के लोग जो थे वे अभी इतने विकसित नहीं हुए थे, उन लोगों की जो बुद्धि थी उनका इतना विकास नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग जो थे राजा को ही देव मानते थे और राजा को ही देव का जो है वह देव का आदमी मानते थे। क्लियर? उन लोगों को दूसरा कोई विचार ही नहीं आता था। राजा कैसा भी पाखंडी हो, कैसा भी व्यभिचारी हो, तो भी वह राजा है और राजा है तो यही देव है, ऐसी उस लोगों की मान्यता थी। इस युग का राजा सर्वसत्ताधीश कहलाता था। क्लियर? ही वॉज हैविंग एब्सोल्यूट पावर। आज के समय हम लोग यह विचार कर सकते हैं कि किसी मनुष्य के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आ जाए तो वो कितना घातक हो सकता है, वो कितना हानिकारक हो सकता है। मगर उस समय यह जो राजा थे वे लोग एंजॉय कर रहे थे एब्सोल्यूट पावर। कोई क्वेश्चन नहीं करता था उसके खिलाफ, कोई दूसरी कोई बात नहीं होती थी। सब कुछ जो था, सब जो राज्य की जो कमान थी, पूरी कमान वह अकेले राजा के पास ही थी। देखिए, राजा सूर्यपुत्र भी कहलाता था। हमें मालूम है कि सूर्य से ये लोग प्रभावित थे, इजिप्ट के लोग, यानी कि प्राचीन कोई भी लोग हो वो प्रकृति से प्रभावित थे और प्रकृति में सूर्य जो है उससे थोड़े अधिक प्रभावित थे। दूसरा, राजा जो था वह हेड था, हेड ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। दूसरा जो राजा था वह था हेड ऑफ जुडिशरी।
राजा न्यायतंत्र का भी बड़ा था। राजा वॉज हेड ऑफ रिलीजियन, राजा धर्म का भी बड़ा था। ये तो कुल मिला के राजा के ऊपर इजिप्ट की संस्कृति में, इजिप्ट की सभ्यता में कोई नहीं था। राजा ही सर्वसत्ताधीश था और राजा ही राज्य का जो ढांचा था उसमें सबसे ऊपर राजा ही बैठता था। सिक्स्थ राजवंश के दौरान राज्य में धर्मगुरुओं की सत्ता बढ़ी। यस, इट इज अ लास्ट डायनास्टी फ्रॉम द पिरामिड युग, यानी कि पिरामिड एज से, पिरामिड युग से यह जो राजवंश था वह आखिरी था, छठा। राजा की सत्ता धीरे धीरे अस्त होने लगी या होती गई। राजा की सत्ता अस्त होती गई। सामने से जो चर्चेस थे, जो गिरजाघर थे, वे लोग बड़े होते गए, क्योंकि शुरुआती मानव थोड़ा डरपोक था। तो यहाँ के जो धर्मगुरु थे, यहाँ के जो गिरजाघर थे, वे जो डर था उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाते थे और इसी की वजह से ही लोग जो थे वे दान करते थे। राजा जो था वो भी दान करता था द्रव्य का। इसी की वजह से गिरजाघर जो थे वे समृद्ध होते गए। गिरजाघर के साथ जो धर्मगुरु थे वे भी शक्तिशाली होते गए। धीरे धीरे राजा की सत्ता जो है वह नीचे आ गई और सामने जो धर्मगुरु थे, धर्मगुरु के साथ साथ जो उमराव वर्ग था, उसकी जो सत्ता है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वह धीरे धीरे बढ़ती गई। असली सत्ता धर्मगुरु और उमराव के हाथ में केंद्रित हो गई। इजिप्त में सामंत युग का उदय हुआ। देखिए क्या हुआ कि लोग डर रहे थे तब, क्लियर। तो इन लोगों ने यानी कि धर्मगुरुओं ने इस डर का बहुत बड़ा फायदा उठाया और इसी डर की वजह से ही कई राजा, कई प्रजा जो थे वे गिरजाघरों को लैंड डोनेट करते थे, यानी कि जमीन दान में देते थे। यह जमीन दान में आने पर यह धर्मगुरु क्या करते थे, यह धर्मगुरु जमीनों को भाड़ुआती जो मजूर होते हैं उन लोगों को दे देते थे और सिर्फ जागीरदारी करते, क्लियर। तो समय के चलते यह जागीरदारी प्रथा में से पूरे जागीरदारी युग का, यानी कि सामंत युग का जन्म हुआ। देखिए क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वह साम्राज्य था, क्लियर, वह राजा का साम्राज्य धीरे धीरे नीचे आता गया और उसी समय बहुत दान पुण्य की वजह से, बहुत समृद्धि की वजह से गिरजाघर और धर्मगुरु जो थे वे शक्तिशाली होते गए। दूसरी बात, कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे राजा थे जिन लोगों ने गिरजाघरों को जमीन दान में दे रखी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो धर्मगुरु थे वे जागीरदार बन गए, वे सामंत बन गए और सामंतवाद जो है वह करने लगे। तो इसी की वजह से ही धीरे धीरे इजिप्त में पिरामिड युग खत्म हो गया और उसके साथ ही जो सामंत युग था, जो फ्यूडलिज्म था, उसका उदय होता हमें दिख गया या दिख रहा है। देखिए, हम सामंत युग की बात करें तो जैसे कि हमने बात की कि यह युग में 7 से 17 जो राजवंश थे उन लोगों ने राज्य किया। कई नोंदपात्र राजा है, उन लोगों ने राज्य किया। तो पहला जो मुद्दा है वह 7 से 17 राजवंशों का है। इस युग के दौरान दक्षिण मिस्र का जो थिब्स है, यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए हमारे पास यहाँ मैप भी है इजिप्ट का, यह इजिप्ट है और इसमें से जो साउदर्न इजिप्ट में जो थिब्स नामक गांव है, थिब्स, यह राजधानी बना। प्राचीन युग में, यानी कि पिरामिड युग में जो राजधानी थी वह थी मेम्फिस। सामंत युग में यह राजधानी को हटा दिया गया और राजधानी बदल के कर दी गई थिब्स, जो कि दक्षिण में है। मेम्फिस जो है वह उत्तर इजिप्ट में है, कैरो के थोड़े समीप में है, कैरो के थोड़े नजदीक है। ये तो उसको हटा दिया गया सामंत युग में और राजधानी कर दी गई थिब्स, जो कि थोड़ी और दक्षिण में थी। मिस्र की राजधानी मेम्फिस से बदलकर थिब्स कर दी गई, ये हमने देख लिया। यह समय इजिप्ट में राजकीय अस्थिरता का था। यस, इट वाज अ स्टेट ऑफ एनार्की।
अराजकतापूर्ण परिस्थिति थी, कोई अच्छी राजकीय सत्ता नहीं थी, कोई केंद्रीय शक्तिशाली राजकीय सत्ता नहीं थी। धर्मगुरु और उमराव का प्रभाव बढ़ गया, राजकीय अस्थिरता थी, धर्मगुरु और उमराव का प्रभाव जो है वह धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। क्लियर? तो यही अंधाधुंधी का, यही अराजकता का लाभ लेते हुए इजिप्ट के ऊपर हमला हुआ, इजिप्ट के ऊपर आक्रमण हुआ। यह आक्रमण जो है वह दो दिशा से हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉर्थ से हुआ यानी कि उत्तर, और दूसरा हुआ दक्षिण से यानी कि साउथ। किन किन प्रजा ने हमले किए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यह हमें याद रखना होगा। इसीलिए आपके सामने जो प्रेजेंटेशन है वह कुछ इस तरह से किया है, वरना तो सीधे पॉइंट में भी दे सकते थे, सीधे पैराग्राफ में भी दे सकते थे, मगर अगर आप अपने आंसर राइटिंग में भी अगर आप इन चीज़ों का जो इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो आंसर है वह थोड़ा पावरफुल हो जाएगा। देखिए, उत्तर में से हिक्सोस प्रजा, इसे अंग्रेजी में ऐसा स्पेल किया जाता है HOAKSOS। हिक्सोस ट्राइब का हमला उत्तर की तरफ से हुआ और दक्षिण की तरफ से हुआ न्यूबिया प्रजा का। इन दोनों ने यह जो अराजकतापूर्ण परिस्थिति थी, इसका लाभ लेते हुए इन लोगों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण क्यों किया? क्योंकि यह जो नाइल नदी है, यह नाइल नदी का जो आसपास का जो प्रदेश है, यह थोड़ा महत्वपूर्ण है खेती की दृष्टि से, क्योंकि इतनी बड़ी नदी और इसका जो स्त्राव क्षेत्र है वह थोड़ा कीमती होता है। और उस समय पे, जिस समय खेती के अलावा कोई दूसरा बड़ा व्यवसाय नहीं था, क्लियर, तो उस समय तो इसकी जो महत्वता है वह कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे कारणों की वजह से ही यह जो दोनों प्रजा थी, हिक्सोस और न्यूबिया, इन लोगों ने आक्रमण बोल दिया और इजिप्ट को जीत लिया। इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग थे वे थे हिक्सोस, और आपको तो मालूम ही है कि जो मजबूत होगा वो टिक पाएगा, स्ट्रॉन्गर द सर्वाइवर। हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ था। भारत में कुल 5 यूरोपियन ट्राइब्स आई, मगर उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन था? ब्रिटिशर्स। तो वे टिक गए, वे जीत गए, बाकी के सबको यहाँ से उन लोगों ने निकाल फेंका। क्लियर? तो यहाँ भी कुछ इस तरह ही हुआ, दोनों ने आक्रमण किया, मगर जो स्ट्रॉन्ग था वह पक्ष था हिक्सोस का, और वे लोग टिक गए, इजिप्ट को जीत लिए और वे लोग टिक भी गए। देखिए, यह जो हमारे सामने पिक्चर है, यह दरअसल आक्रमण का है जो हिक्सोस प्रजा ने इजिप्ट के ऊपर किया था। इन्वेशन यानी कि आक्रमण ऑफ हिक्सोस ट्राइब। ऑन इजिप्ट। क्लियर? तो यह जो थोड़ा एनिमेटेड जो है वह डिस्क्रिप्शन है, मगर हमारे आइडिया के लिए अच्छा रहेगा। कुछ ऐसा आक्रमण इन लोगों ने किया था। हिक्सोस ट्राइब के आक्रमण के साथ सामंत युग का अंत हुआ, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली द अटैक ऑफ हिक्सोस ट्राइब मार्क्स द एंडिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन द एंशिएंट इजिप्ट। उसके बाद इन आक्रमणकारियों ने इजिप्ट के नगरों को जलाया। यस, ये जो आक्रमणकारी थे वे दरअसल थोड़े क्रूर थे, तो उन लोगों ने इजिप्ट के जो बड़े बड़े नगर थे, अच्छे अच्छे नगर थे, जो अच्छी विकसित परिस्थिति में पहुंच गए थे, उन नगरों को इन लोगों ने जलाया। इन राजाओं ने लगभग 200 साल तक राज किया, सेम लाइक ब्रिटिश। अंग्रेज जो भी भारत में आए 200 साल तक टिक गए, हिक्सोस लोग भी इजिप्ट में आए और 200 साल तक टिक गए। इतिहास में इन राज्यों को शेपर्ड किंग्स कहा जाता है। यह थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। शेपर्ड किंग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दरअसल यह पूरी जो ट्राइब थी यह नॉर्मैडिक है। दिस हिक्सोस पीपल्स आर एक्चुअली नॉर्मैडिक। चरवाहे हैं, पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने पशु के खाने के लिए जो है वे जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ रहते हैं। क्लियर? तो यह प्रकार की प्रजा ने इजिप्ट के ऊपर हमला बोला, मजबूत थे तो जीत गए, तो इसीलिए इतिहास में इन लोगों को शेपर्ड किंग्स कहा जाता है कि कोई चरवाहा भी जो है वह राजा बन सकता है।
इसके बाद इन राजाओं ने राज्य में लश्करी तालीम को दाखिल किया। यह बहुत बड़ी बात है। और उसके ऊपर भी एक बड़ी बात है, इजिप्ट में सबसे पहले घोड़े का जो उपयोग था यह इन लोगों ने किया। देखिए जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है, 1 मिनट मैं आपको थोड़ा जूम कर दूं तो इट विल बी बेटर फॉर यू। देखिए ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमें देखने हैं। पहला है, सबसे पहले घोड़े का उपयोग इन राजाओं ने किया। देखिए इजिप्ट में सबसे पहले घोड़े का उपयोग हुआ, उसका मतलब ये है कि पूरे पृथ्वी पे, पूरे विश्व में यह प्रथम उपयोग था, प्रोबेबली, संभवतः। क्योंकि ये इजिप्ट की जो प्रजा है, इजिप्ट की जो सभ्यता है, ये जो युग है, वह इतना आगे था कि लगभग लगभग दूसरे खंडों में, दूसरी जगह पे विश्व में मनुष्य जो था वह रेयरली वह वसवाट कर रहा था, वह रह रहा था। क्लियर? तो दिस माइट बी प्रोबेबली मेडन फॉर इजिप्ट, विच मीन्स मेडन फॉर वर्ल्ड। इजिप्ट में सर्वप्रथम मतलब विश्व में सर्वप्रथम हम मान सकते हैं। दूसरा, इन राजाओं ने राज्य में लश्करी जो तालीम है उसकी शुरुआत की। यह भी एक बहुत बड़ा योगदान है यह हिक्सोस राजाओं का। आज के समय जो यह ऐसे अशांत माहौल में, ऐसे मल्टीलेटरल वर्ल्ड में जो सैनिकी तालीम की जो हमें ज़रूरत पड़ती है, क्लियर, तो यह जो इसका जो इनिशिएटिव था यह हिक्सोस प्रजा के द्वारा किया गया था, हिक्सोस प्रजा ने शुरू किया था। देखिए 200 वर्षों में हिक्सोस लोगों ने इजिप्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार किए, इजिप्ट के लोगों के साथ अन्याय किए, उन लोगों को यातनाएं दी, प्रताड़नाएं दी। कुल मिला के हिक्सोस प्रजा का जो शासन था वह दरअसल त्रासपूर्ण हो गया था इजिप्ट की प्रजा के लिए। और इजिप्ट की प्रजा जो थी वह इसी तक का इंतजार कर रही थी कि कब इन लोगों की जो सत्ता है वह दुर्बल बने और कब हम इन लोगों को इजिप्ट से निकल कर बाहर फेंक दें। और ऐसा हुआ भी। हिक्सोस राजा को इजिप्ट में से निकल फेंका। क्लियर? एक बार कोई मौका गया और इस मौका का लाभ लेते हुए इजिप्ट के लोगों ने जो है थुतमोस प्रथम नामक राजा के नेतृत्व में यह हिक्सोस जो राजा थे, हिक्सोस लोग थे, उन लोगों को इजिप्ट से बाहर निकाल दिया। यह जो राजा था वह था थुतमोस। थुतमोस प्रथम। क्लियर? इसकी आगेवानी में इजिप्ट की प्रजा ने हिक्सोस लोगों को अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपने क्षेत्र से बाहर फेंक दिया। और इजिप्ट में जो स्वतंत्र राजवंश है, इंडिपेंडेंट डायनास्टी, की शुरुआत हुई। देखिए अब क्रोनोलॉजी को याद रखना। पहला जो युग था उसमें डायनास्टीज थी, यानी कि किंगडम था। दूसरा जो युग था उसमें फ्यूडलिज्म था, यानी कि सामंत युग था। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव था, उसकी गैरहाजिरी थी। और अलग अलग जो थे थोड़े शक्तिशाली उमराव या थोड़े शक्तिशाली धर्मगुरु, वे अपने तरीके से अपने क्षेत्र का जो है नेतृत्व कर रहे थे। फिर बाद में तीसरा युग आया, फिर डायनास्टी आ गई। और इस बार तो थोड़ी इंडिपेंडेंट आई, थोड़ी पावरफुल आई। क्लियर? तो दिस इज द क्रोनोलॉजी। प्राचीन समय डायनास्टिक युग, मध्य समय सामंत युग यानी कि फ्यूडलिज्म, और जो है हमारा जो नूतन काल, उसमें फिर से साम्राज्य आ गया, उसमें फिर से डायनास्टीज, राजवंश आ गए। देखिए अगर हम अब साम्राज्य युग की बात करें तो जैसे कि हमने बोला कि आखिरी राजवंश में 18 से 26 जो डायनास्टीज थी उन लोगों ने राज्य किया। एक मैं बात आपको बता दूं, मैं आगे भी जिक्र करूंगा जब हम इजिप्ट के कला स्थापत्य की बात करेंगे, मगर यहाँ से
18th राजवंश से, 18th डायनेस्टी से जो पिरामिड थे उसका जो निर्माण है वह बंद हो गया। ये बात हमें याद रखनी होगी। शुरुआत जो है वह प्रागैतिहासिक काल में नहीं हुई थी, ऐतिहासिक काल में ही हुई, मगर पिरामिड स्थापत्य कला की जो जर्नी थी वह दरअसल फर्स्ट डायनेस्टी से 18th डायनेस्टी तक ही चली। 18 भी कहना गलत रहेगा, 17th डायनेस्टी तक ही चली। उसके बाद 18 से 26 राजवंश के समय में एक भी पिरामिड का निर्माण नहीं हुआ था। देखिए आगे, इस युग की शुरुआत 18वें राजवंश से हुई। प्राचीन युग और सामंत युग की तुलना में इस युग में इजिप्ट ने बहुत प्रगति देखी। ये तो स्वाभाविक सी वस्तु है कि प्राचीन काल से अगर हम अर्वाचीन काल की तरफ आए तो विकास तो हमें दिखेगा ही। हमारा जो बौद्धिक स्तर है उसमें भी आपको जो है बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो यह एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। इस युग में इजिप्ट की सांस्कृतिक सिद्धियां पराकाष्ठा पर थी। एक कारण यह भी है कि राजकीय स्थिरता अगर कोई भी क्षेत्र में आ जाए तो वह क्षेत्र का सर्वांगीण विकास शक्य है। जहां तक राजकीय अस्थिरता है, जहां तक राजकीय स्थिरता हासिल नहीं होती है, उस समय तक वह निश्चित क्षेत्र का जो विकास है वह अटक जाता है, वह रुक जाता है, वह धीमा पड़ जाता है। यह भी एक वास्तविक बात है। इस युग में राजधानी थिब्स ही रही। राजधानी हमें दो ही याद रखनी है, मेम्फिस और थिब्स। मेम्फिस फॉर पिरामिड एज और अन्य दो युगों के लिए थिब्स राजधानी, फ्यूडलिज्म के लिए और एम्पायर स्टेट के लिए। उसके बाद इक्सोस प्रजा को हराने वाला प्रथम राजवी जो था वह था थुतमोस, जिसका हमने जिक्र किया आगे। आप यह फोटो देख सकते हैं, यह थुतमोस का है। थुतमोस प्रथम इसे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आगे थुतमोस 2, 3 हमें सब देखने हैं। क्लियर? तो यह थुतमोस प्रथम था और यह राजा की ही आगेवानी में इजिप्ट के लोगों ने 100 लोगों को अपने देश से बाहर निकाल फेंका। उसके बाद प्राचीन इजिप्ट में सामान्य रूप से राज्य की मालिकी जो है वह राजा की होती थी, मगर उसकी विरासत उसकी बेटी को मिलती थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एकदम विरोधाभास है। आज का अगर आप भारत देखें, आज के भारत का जो रिवाज देखें तो एकदम विरोधाभास है। आज का भारत का रिवाज क्या है कि जो हायरार्की है, जो सक्सेशन है, वह दरअसल बाप से बेटे को जाएगा। मगर इसमें जो है वह थोड़ी भिन्नता हमें दिख रही है। इसमें जो सक्सेशन है वह दरअसल मदर से बेटी को जाएगा, यानी कि क्वीन से प्रिंसेस को जाएगा। क्वीन टू प्रिंसेस। और कहीं ना कहीं यही रिवाज की वजह से जो इजिप्ट की जो लग्न व्यवस्था थी, जो कुटुंब व्यवस्था थी, वह थोड़ी जटिल थी, वह थोड़ी आज के समय में अनएक्सेप्टेबल थी। आज के समय की बात करें हम तो इट वाज अनएक्सेप्टेबल। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ही, सक्सेशन की वजह से ही यह जो पूरी सिस्टम है वह एस्टेब्लिश हुई थी, ऐसा हमें लगता है। इतिहासकार जेडब्ल्यू डुरांत के अनुसार, जगत के ज्ञात इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम महिला राजवी उत्सपुत थी। इतिहासकार जेडब्ल्यू डुरांत के अनुसार विश्व की जो सर्वप्रथम महिला शासक थी वह थी उत्सपुत, और उत्सपुत जो थी वह डॉटर थी थुतमोस फर्स्ट की। ये तो सक्सेशन गया थुतमोस फर्स्ट से उसकी बेटी को। थुतमोस फर्स्ट जो है वह दरअसल मुझे आपको क्लियर करना होगा। देखिए, जैसे भारत में वास्तविक सत्ता અને પ્રતિકાત્મક સત્તા देखिए, अगर आपने
भारत के संविधान को थोड़ा स्टडी किया है, अगर आपको भारत के संविधान, भारत की जो गवर्निंग जो पॉलिसी है उस वो आपको अगर मालूम हो, तो भारत में वास्तविक सत्ता भी कोई और के पास होती है और प्रतीकात्मक जो सत्ता है वो भी कोई और के पास होती है। प्रतीकात्मक सत्ता होती है हमारे राष्ट्रपति के पास, क्लियर। मगर वास्तविक जो सत्ता होती है वह होती है हमारे प्रधानमंत्री के पास। तो कुछ ऐसी ही साम्यता हमें इजिप्ट के तब के राज्य शासन में देखने को मिलती है कि प्रतीकात्मक जो वड़ा है वो भी अलग होता है और वास्तविक वड़ा जो है, वास्तविक सत्ता जो है वो भी किसी अलग व्यक्ति के पास होती है। इसलिए तो सेम ऐसा ही अगर हम इसमें ही हम अगर इजिप्ट की बात करें यही ढांचे में, तो इजिप्ट के जो राजा होते थे वे प्रतीकात्मक सत्ताधारी होते थे, उन लोगों के पास दूसरी कोई सत्ता नहीं होती थी। मगर जो वहां की जो रानियां थी वे दरअसल वास्तविक सत्ता उन लोगों के पास रहती थी, क्लियर। सब जो राज्य के जो मिल्कत है, राज्य का जो वहीवट है, राज्य का जो डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है, वह सब कुछ रानी ही रहती थी। कुछ समय ऐसा बनता था कि रानी जो है वह सब जिम्मेदारी अपने पति को दे देती थी और इसकी वजह से जो पति था वही पूरी जो सत्ता है उसको एंजॉय करता था और सत्ता भुगतता था। मगर वास्तविक रूप से यह जो सत्ता थी वह रानी की थी, नहीं कि राजा की। दूसरी बात अगर हम बोले तो जो सक्सेशन होता था वह दरअसल पिता से जाता था पुत्री को। अब क्या होता था कि जो पुत्री है, अब ये जिसके साथ अपना विवाह करेगी वह अपने आप ही राजा बन जाएगा, क्लियर। सपोज यह पुत्री ने एक्स के साथ विवाह किया तो एक्स जो है वह सीधा बन गया राजा, तो दिस वाज द होल सिस्टम। और यही सिस्टम की वजह से वहाँ की जो व्यवस्था थी, लग्न व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, वह जटिल, दिन प्रतिदिन जटिल होती गई। क्योंकि क्या होता था कि पिता जो है वो ऐसा सोचता था कि अगर पुत्री जो है वह किसी गैर मर्द के साथ, कुटुंब के बाहर के मर्द के साथ अगर विवाह करेगी तो बाहर का जो आदमी है उसके पास पूरा राज्य चला जाएगा। तो इसी की वजह से पिता जो थे वे पुत्री को प्रेशर करते थे कि पुत्री जो है वह विवाह अपने भाई के साथ ही करे। तो क्या हुआ, अपना भाई जो है वह अपने आप ही राजा बन जाएगा। तो इसी की वजह से ही यह सक्सेशन की जो थियरी थी उसकी वजह से ही इजिप्ट के समाज में भाई बहन के विवाह, बाप बेटी के विवाह वे एकदम स्वाभाविक हो गए थे। जो आज के समय इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, वो तब के समय एकदम स्वाभाविक थे। और मुझे लगता है पर्सनली कि उसके पीछे यह सक्सेशन का ही कारण होना होगा। इजिप्ट के इतिहास को अगर हम पढ़े तो हमें कई सारे ऐसे प्रसंग मिले हैं जिन प्रसंगों में भाई बहन की शादी तो एकदम कॉमन है, मगर बाप बेटी की भी शादी होती है। क्योंकि बाप जो है वह अपने हाथ से राज्य नहीं जाने देता और उसका जो सक्सेशन है वो उसको, उसकी पुत्री को ही जाएगा। अब उसकी पुत्री जिसके साथ शादी करेगी वह राजा बनेगा। तो राजा क्या करता था, वही अपनी पुत्री के साथ शादी कर लेता था तो फिर से वही राजा बन जाता था, क्लियर। तो ड्यू टू दिस सक्सेशन थियरी मुझे लगता है कि यह जो जटिलताएं थी वे कई गुना बढ़ गई इजिप्ट के समाज में, इजिप्ट की सामाजिक स्थिति में। देखिए यह पोर्ट्रेट तो मुझे लगता है कि हमने चर्चा कर ली है कि यह थुतमोस प्रथम है जिसने इक्सोस लोगों को इजिप्ट से बाहर निकलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
देखिए अब क्या हुआ, उत्सपुत रानी बन गई। रानी इन द सेंस उसको सक्सेशन मिल गया थुतमोस फर्स्ट का। उत्सपुत रानी अपने आप को एमोन देव का पुत्र मानती थी। देखिए इसके पीछे एक थोड़ी मान्यता है। प्राचीन इजिप्ट में एक ऐसी मान्यता प्रचलित थी कि कोई पण राजा हो उसको एमोन देव का पुत्र होना अनिवार्य है। क्लियर, यानी कि जो राजा होता था, सक्सेशन भले माता से पुत्री को मिले, मगर जो राजा जो होता है वह पुत्र ही होना चाहिए एमोन देव का, ऐसा उस समय के समाज की मान्यता थी। तो इसी की वजह से ही उत्सपुत ने क्या किया कि सक्सेशन आया अपने बाप के पास से। तो दरअसल रानियां क्या करती थी, मुख्यतः रानियां, बहुसंख्यक रानियां, कि सक्सेशन आया एक साइड से लेके अपने पति को दे देती थी, वे आराम करती थी। मगर उत्सपुत ऐसी नहीं थी। शी वॉज एस्पिरेंट, महत्वाकांक्षी थी और उसको राज करना था। तो उसने क्या किया कि राज जो है वह किसी को दिया नहीं, किसी के साथ अभी विवाह नहीं किया। थोड़े वर्षों बाद में कर रही है, बाद में उत्सपुत ने विवाह भी किया, मगर थोड़े वर्ष वह जो राज का जो वहीवट था वह सब अपने पास ही रखा। तो राज्य में विरोधियों को, राज्य में किसी ऐसे धार्मिक धर्मगुरुओं को बंद रखने के लिए उत्सपुत ने कहानी गढ़ दी। और यह कहानी के तहत सी पब्लिकली टोल्ड कि यह जो एमोन देव है, जो कि मुख्य देव है इजिप्ट की धर्म सृष्टि में, धार्मिक सृष्टि में, वह देव उसके सपने में आए और वह देव ने संदेश दिया उत्सपुत को कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। ऐसी कोई मंद गढ़ंत कहानी जो है वह उत्सपुत ने बना ली ताकि विरोधियों को जवाब देना महंगा ना पड़े। और विरोधियों भी अपने आप ही यह कहानी सुन के चुप हो गए। प्राचीन इजिप्ट की मान्यता अनुसार प्रत्येक राजा देव एमोन का पुत्र होना चाहिए। यह रानी अपनी पहचान सूर्यपुत्र यह रानी ने अपनी पहचान जो है वह सूर्यपुत्र सुनिश्चित की थी। हमने बोला कि राजा जो था वह सूर्य का पुत्र था, राजा जो था वह एमोन देव का भी पुत्र था। तो यह रानी ने सब जो कंडीशंस थी, यह कंडीशंस जो है वह क्वालिफाई करना शुरू कर दी। यह रानी ने अपनी प्रतिमा पुरुष जैसी दाढ़ी के साथ और बिना स्तन के साथ बनवाई थी। क्लियर, यह रानी ने अपनी प्रतिमा भी गढ़वाई और इस प्रतिमा की विशेषता यह थी कि पुरुष के जैसी दाढ़ी थी, यह रानी ने अपनी प्रतिमा में लगवाई थी और स्तन के बिना यह प्रतिमा बनवाई थी, क्योंकि किसी दूसरे को, किसी देखने वाले को, प्रतिमा देखने वाले को ऐसा प्रतीत ना हो कि यह राज्य में कोई महिला शासक है। क्लियर, उसको प्रतिमा देख के ऐसा ही लगे कि यह जो क्षेत्र है, यह जो राज है, उसमें जो शासक है वह मर्दी है, महिला नहीं है। और जैसे ही जेम्स डब्ल्यू डुरांत ने जो हमने अगली स्लाइड में जो है उसका रेफरेंस लिया था, ही टोल्ड दैट प्रोबेबली शी इज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ वर्ल्ड। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस समय के बिंदु पर अन्य कोई जगहों पर कोई ऐसी जो है विकसित सभ्यता हमें दृश्यमान नहीं हो रही है। तो संभवतः यह पहला ही बनाव होगा। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें फर्स्ट फीमेल रूलर, तो भारत के संदर्भ में ऑफ इंडिया में यहाँ लिख देता हूँ, तो यह है रजिया सुल्ताना। She actually came to the throne of Delhi in year 1236 probably। यह भारत की प्रथम महिला शासक थी। और यह जो उत्सपुत थी, यह दरअसल पूरे विश्व की प्रथम महिला शासक रही, ऐसा हमारे विद्वान इतिहासकार जेम्स डुरांत को लगता है। आगे अगर हम बात करें तो उत्सपुत के राज्यकाल के दौरान इजिप्ट का बहुत विकास हुआ। यह एक समर्थ रूलर थी, यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। महिला होने के साथ साथ यह एक समर्थ शासक भी थी। समर्थ यानी कि एक एफिशिएंट रूरल भी थी। रानी ने अपने राजतंत्र को व्यवस्थित किया। यस, पहले तो जो उसमें जो क्षति थी अपने राजतंत्र में उसको ठीक किया और एकदम बढ़िया बनाया। उसने अफ्रीका के पुंत प्रदेश को जीतकर जो इजिप्ट के व्यापारी थे उन लोगों की मदद की विदेश व्यापार के लिए। जो पुंत प्रदेश था वह दरअसल दूसरे राज्य के आधिपत्य में था, तो वहाँ से व्यापारियों का जो व्यापार है वह अटक गया था।
तो इसी की वजह से यह रानी ने पुंत प्रदेश को जीता, उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाया और व्यापार की जो फैसिलिटी है वह उन लोगों को दी। उसके बाद अनेक गिरजाघरों का निर्माण करवाया। नाइल नदी के पश्चिम किनारे अपने लिए सुंदर कब्र बनवाई, यह महत्वपूर्ण है। इसका अनुकरण करके बाद के 60 राजाओं ने यहाँ अपनी कब्रें बनवाई। यह इतना अच्छा स्थल है जो रानी के द्वारा पसंद किया गया था अपनी कब्र के लिए, कि रानी के बाद के लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 किंग्स built their tomb near the tomb of Utseputt। क्लियर। और यह पूरी जगह को द वैली ऑफ किंग्स टॉम्ब के नाम से जाना जाता है। द वैली ऑफ किंग्स टॉम्ब, यहाँ लिखा है द वैली ऑफ किंग्स टॉम्ब। यह एक विरासत वाली जगह है और इसी जगह से तो कई सारे राजाओं की कब्रें मिली है जो प्रेरित हुए थे उत्सपुत की कब्र से। उसके बाद इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट की परंपरा अनुसार रानी का पति राजा माना जाता था। यस, उसकी हमने चर्चा की और इसी वजह से ही जो लग्न व्यवस्था थी उसमें जटिलताएं इजिप्ट में आनी शुरू हो गई, क्योंकि जो जिसके साथ बेटी का विवाह होगा, राजा की बेटी का विवाह जिसके साथ होगा वह राजा बनेगा, दामाद राजा बनेगा, नेके राजा का पुत्र। यह बात हमें मालूम रखनी होगी। यह संपूर्ण विरोधाभास है आज की सामाजिक व्यवस्था में और तब की इजिप्ट की व्यवस्था में। दरअसल बाप से पुत्र को सक्सेशन जाता है, यहाँ सक्सेशन जाता था माता से पुत्री को, और एक आदमी के बाद उसका बेटा नहीं बल्कि उसका दामाद जो है वह उसका सक्सेसर बनेगा। यह एक थोड़ी सी एक ऑकवर्ड परिस्थिति है, मगर इन लोगों का जो रिवाज था वह प्राचीन काल से चला आ रहा था। अब देखिए, थोड़े समय तो उत्सपुत ने रानी बनके, राजा बनके शासन किया, मगर अब उसका भी समय आ गया विवाह करने का। तो अगर हम उसकी बात करें, उसके विवाह की बात करें, देखिए यह थुतमोस फर्स्ट है जिसका पोर्ट्रेट हमने आगे देखा, और इसका कंट्रीब्यूशन भी हमको मालूम है कि स्वस्थ प्रजा को निकालने में यह राजा का योगदान थोड़ा अच्छा था। अब उसकी बेटी थी उत्सपसुत, उसके 2 बेटे थे, सन 1 एंड सन 2। हालांकि उसके नाम भी दिए गए हैं, मगर हमें याद रखने के लिए यह सन 1 एंड 2 हम याद रख सकते हैं। दोनों के नाम थुतमोस ही थे, एक था थुतमोस द्वितीय और दूसरा था थुतमोस तृतीय। दोनों में भेद इतना था कि थुतमोस द्वितीय जो था वह दरअसल राजकुल का था, यानी कि इसकी जो माता थी वह राजकुल की थी, और जो थुतमोस 3 था वह राजकुल का नहीं था। तो प्रोबेबली यह जो थुतमोस तीसरा था वह दासी पुत्र होने की संभावना है। क्लियर। अब यह उत्सपुत का पोर्ट्रेट है, आप देख सकते हो। अब उत्सपुत को चुनना था थुतमोस प्रथम में से एंड थुतमोस द्वितीय में से। उसको मालूम नहीं था कौन राजकुल का है कौन राजकुल का नहीं, उसको सब मालूम था, मगर इसने थुतमोस 2 को रिजेक्ट कर दिया और अपनी जो पसंदगी है वह थुतमोस 3 के ऊपर उतार दी। हालांकि उस समय थुतमोस प्रथम ने थोड़ा प्रयत्न किया कि इसका जो विवाह है वह थुतमोस 2 के साथ हो, जो कि राजकुल का है, जो कि प्रॉपर उसका जो है वह ब्रदर है। क्लियर। मगर उत्सपुत नहीं मानी और उत्सपुत ने जो अपनी पसंदगी थी वह थुतमोस 3 के ऊपर उतार दी। अब उत्सपसुत एंड थुतमोस 3 ये बन गए पति पत्नी। अब हमें इजिप्ट के रिवाज तो मालूम ही है, पत्नी जिसके साथ, यानी कि बेटी जिसके साथ शादी करेगी, जो बेटी का पति होगा वो होगा राजा। तो अब थुतमोस 3 आ गया राजा के रूप में फ्रॉम नोवेयर। दरअसल हक किसका था आप भी समझ सकते होंगे कि जो राजकुल का, प्रॉपर राजकुल का है राजकुमार, उसका हक था, मगर बेटी ने शादी की दूसरे राजकुमार से तो राजा बन गया वह राजकुमार।
देखिए, इन दोनों के बीच में भी कई मतभेद थे, मगर इन दोनों के बीच में मनभेद नहीं थे, और इसी की वजह से इन लोगों का जो जीवन है वह थोड़ा अच्छा इन लोगों ने काटा, इन लोगों ने थोड़ा अच्छा प्रसार किया। जैसे ही उत्सपुत ने थुतमोस III के साथ अपना विवाह किया, फिर उन दोनों ने 5-7 वर्ष तक राज भी किया, मगर थुतमोस जो टू था उसको यह बात हजम नहीं हुई थी, तो उसने क्या किया, अपने बाप के साथ कोई षड्यंत्र रचा और इन दोनों को अपनी गद्दी से हटा दिया, वो चढ़ गया। हालांकि थोड़े ही वर्षों बाद थुतमोस जो III था वह थोड़ा पावरफुल था, राजकुल का नहीं था मगर पावरफुल था, तो उसने फिर से अपनी जो गद्दी थी वह थुतमोस II को हटा के फिर से वापस ले ली, और फिर से दोनों पति और पत्नी वे लोग राज करने लगे। थुतमोस II ने अपने पिता की मदद से जो रजगद्दी थी वह वापस ले ली, परंतु कुछ वर्षों के बाद ही थुतमोस III ने फिर से सत्ता ले ली और फिर से सत्ता में आ गया। यह राजा राज्य विस्तार की नीति अपनाता था। थुतमोस III की बात कर रहे हैं, यानी कि महत्वाकांक्षी राजा था और अपना जो राज्य है उसकी सीमाओं को निरंतर बढ़ाने में जो है अपनी श्रद्धा रखता था। रानी के मृत्यु के बाद थुतमोस III ने शांति से राज्य किया। जैसे ही उत्सपुत का मृत्यु हो गया, फिर उसके बाद यह राजा एकदम शांति से अपना जो जीवन है वह व्यतीत करने लगा। उसने समग्र पश्चिम एशिया पर अपना आधिपत्य जमाया, समग्र पश्चिम एशिया। उसके बाद उसके राज्यकाल के दौरान कला व विज्ञान का विकास हुआ। यस, पेट्रोनेज उसे हम कह सकते हैं, फॉर प्रमोटिंग आर्ट एंड कल्चर, यानी कि यहाँ आर्ट एंड साइंस कह लीजिए। उसके बाद व्यापार को भी उत्तेजन प्राप्त हुआ, ट्रेड इंक्रीज्ड, और ट्रेड में इजाफा यानी कि आपकी जो प्रजा है वह समृद्ध हो रही है। क्लियर? तो कुल मिला के इसका जो शासन था वह समृद्धिपूर्ण था और शांतिपूर्ण था। थुतमोस III के बाद एमनहतप नाम का एक पराक्रमी राजा आया। देखिए, एमनहतप का हम लोग पहले फोटो देख लेते हैं। यह एमनहतप है। एमनहतप, और इतिहास में उसे एमनहतप IV कहा जाता है। क्लियर? यह उसका पोर्ट्रेट है, आप देख सकते हो। यह उसका पोर्ट्रेट है। यह राजा थोड़ा नोंदपत्र है, और यह राजा के समय में इजिप्ट की धार्मिक परिस्थिति में कई उथल पाथल हुई, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग यह पोर्ट्रेट देख ले। अब देखिए, थुतमोस III के बाद एमनहतप नामक एक पराक्रमी राजवी आ गया। उसको इतिहास में एमनहतप IV कहा जाता है, यह हमें याद रखना है। अपने शासन के दौरान उसने धार्मिक क्षेत्र में महान क्रांति की, रिलीजियस रिवॉल्यूशन। यह राजवी अमोन देव में अपनी श्रद्धा नहीं रखता था। अमोन देव मेन डेटी ऑफ इजिप्ट। देखिए, जब हम धार्मिक स्थिति की बात करेंगे, वहां की देव सृष्टि की बात करेंगे, तब हम देखेंगे यह एमोन देव का कद। यह एमोन देव दरअसल मेन डेटी था इजिप्ट का, उस समय का, और पिछले कई वर्षों से था। तो यह राजा ने क्या किया कि यह राजा ने अमोन देव की जो पहचान है उसको ही मिटाने का प्रयास किया, कि अमोन देव कोई है ही नहीं, ऐसा करने का प्रयास किया। उसका देव एतोन था। देखिए, यह राजा जो है वह अपनी श्रद्धा जो है वह एतोन देव के ऊपर रखता था, गॉड एतोन। तो उसने क्या बोला कि भाई एमोन देव नामक कोई देव, कोई चीज, कोई पदार्थ है ही नहीं। देव जो कोई है तो वो एक ही देव है, और वो है एतोन देव। दूसरी बात, यह राजा जो था वह एकेश्वरवाद का हिमायती था। ही वॉज मोनोस्थेटिक। क्लियर? एक ही राजा, एक ही उसका देव, एक ही पत्नी, सब कुछ एक ही होना चाहिए, इस थियरी पर यह राजा जो था वह बल देता था। अपने राज्य में एमोन देव की पूजा बंद करवाई।
यह एक्चुअली बंद है, एतोन देव की पूजा शुरू करवाई। यस, आप देख सकते हो कितने फेरफार की है। प्राचीन समय से कई सालों तक जो चली आ रही जो पूजा होती है मनुष्य की श्रद्धा होती है प्रजा की, उस प्रजा की श्रद्धा के साथ यह राजा ने खिलवाड़ किया। एमोन देव की जो प्रजा हो रही थी प्राचीन काल से, उसको सदंतर बंद करवा दिया, यानी कि उसको इलीगल जाहिर करवा दिया, अवैध जाहिर कर दिया। और सामने जो उसका देव था, उसकी श्रद्धा वाला एतोन देव, उसकी प्रजा, उसकी पूजा जो है वह प्रजा के पास शुरू करवा दी गई। यह राजा ने नया नगर बसाया एखनेतोन। यह देव के नाम पर ही यह राजा ने अपना जो है वह गांव है वह बसाया और उसको राजधानी भी बनाया। इतना ही नहीं सिर्फ बसाया, उसको राजधानी भी बना दिया। देखिए, यह राजा ने अपने नाम में भी फेरफार किया था, यह बात हम लोग भूल रहे हैं। उसका नाम था इखनेतोन, उसने अपना नाम रखा इखनेतोन। क्लियर? अपने नाम में जो एमोन था वो भी उसने हटा दिया। क्लियर? तो इतना घोर विरोधी था इजिप्ट के मुख्य देव का यह राजा। दरअसल यह राजा थोड़ा उतावला था और प्राचीन समय से जो प्रजा की भावना थी उसको समझ नहीं पाया और सीधे ही यह भावना के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण से वहां की जो प्रजा थी वह व्यथित हो गई और यह प्रजा की नज़र में यह राजा जो था, उसकी जो हैसियत थी, उसकी जो आबरू थी वह गिर गई। और ये यानी यहाँ की जो प्रजा थी वो भी अब प्रार्थना करने लगी कि यह जो राजा है वह कब शासन में से हटे, कब जाए। देखिए, इखनेतोन जो है वह उतावला राजवी था। इखनेतोन का निजी जीवन एकदम सादगीपूर्ण था, दो ही वॉज वेरी सिंपल, बट उसकी जो आइडियोलॉजी थी, उसकी जो विचार श्रेणी थी, वह दरअसल थोड़ी खतरनाक थी, घातक थी। उसे 7 बेटियां थी, वह खुद एकेश्वरवाद का हिमायती था, तो उसने अपनी पत्नी जो थी वो भी एक ही रखी थी। दरअसल उस समय के राजाओं की पत्नियों के हिसाब ही नहीं रहते थे, मगर उस समय कोई राजा एक पत्नी वाला हो तो वह एक विशिष्ट था, तो यह हम इस राजा का गुण हम मान सकते हैं। उसकी पत्नी का नाम नोफ्रेती था और इतिहासकारों के मुताबिक यह जो राजा है वह अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करता था, ऐसा उल्लेख इतिहासकारों को मिला है। एखनेतोन के समय यानी कि उसके शासनकाल के दौरान पश्चिम एशिया प्रदेश से हिताहित लोगों के हमले शुरू हो गए। केंद्रीय सत्ता दुर्बल बनी, छोटे छोटे राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगी। एक बात आप लोग समझ लो, इतिहास में आप कहीं भी अगर आप पढ़ते हो और समय के किसी भी बिंदु पर, पृथ्वी के किसी भी कोने में अगर आप कुछ ऐसा कुछ देखें कि कोई प्रजा ने हमला किया कोई प्रजा पर, कोई देश पर, तो आपको समझ लेना होगा कि जिस जगह पर हमला हो रहा है वहाँ की जो केंद्रीय सत्ता है वह दुर्बल बनी है। दूसरी बात, वहाँ राजकीय अस्थिरता है। तीसरी बात, वहाँ प्रजा का विद्रोह है। तो इन 3-4 मुख्य कारणों की वजह से ही जो हमले थे वे होते रहते हैं और इसी की वजह से ही जो शासन परिवर्तन है वो भी आता रहता है। तो यह समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। एखनेतोन, प्रजा को तो गुस्सा था ही था क्योंकि यह राजा ने प्रजा की श्रद्धा के साथ जो है खिलवाड़ किया था, तो धीरे धीरे पूरा एनार्किक स्टेट हो गया था, पूरा अराजकतापूर्ण राज्य हो गया था और इसका लाभ लेते हुए पश्चिम एशिया से जो हिताहित लोग थे वे आ गए। दूसरी बात, केंद्रीय सत्ता दुर्बल बनी तो आंतरिक क्षेत्र में भी जो थोड़े बड़े बड़े जो उमराव थे, जो सरदार थे, वे भी विद्रोह करने लगे, वे भी स्वतंत्र होने लगे। देखिए, आगे अगर हम बात करें तो एखनेतोन के बाद उसका दामाद तुतनखेमन राजगद्दी पर आया। उसका मूल नाम था तुतनखेतोन। क्लियर? खेतोन में हमें एतोन देव का वास दिख रहा है और तुतनखेमन में हमें एमोन देव का वास हमें दिख रहा है। तो इसका मूल नाम जो था वह तुतनखेमन ही था, तुतनखेतोन ही था,
मगर उसने सत्ता पर आते ही अपना जो नाम है वह तुतनखेमुन कर दिया, और यह नाम में हमें एमुन देव के प्रति इसकी जो श्रद्धा है वह दृश्यमान होती है। राज्य संभालते ही उसने अपना नाम बदल दिया। यस, अपने राज्य में फिर से एमुन देव की पूजा शुरू करवाई। जो पूजा इसके ससुर इखनातोन ने बंद करवाई थी, यह पूजा इसने फिर से शुरू करवाई। ऐसा करके यह राजवी ने इजिप्ट की प्रजा का दिल जीत लिया। अपने राजधानी एखनातोन से बदलकर फिर से थिब्स कर दी। जो राजधानी उसके ससुर ने बदली थी वह फिर से उसने बदलकर थिब्स कर दी। एमुन देव के उत्सव फिर से शुरू करवाए। एमुन देव के जो उत्सव थे वो भी फिर से शुरू करवाए। आप लोग समझ सकते होंगे कि क्यों ससुर के बाद उसका दामाद आ गया, क्योंकि हमें मालूम है कि ससुर की जो संपत्ति है, उसकी सास की जो संपत्ति है, उसका सक्सेशन मिला इसकी पत्नी को, यानी कि इखनातोन की पुत्री को। और इखनातोन की पुत्री ने इसके साथ विवाह किया होंगे, तो एक्स ऑफिशियो ही बिकेम द किंग आफ्टर हिज फादर इन लॉ। उसके बाद 19वें राजवंश का राजा रामासिस महान पराक्रमी माना जाता था। देखिए आप, हमारे पास दो पोर्ट्रेट्स है। पहला जो पोर्ट्रेट है वह तुतनखेमुन का है। तुतनखेमुन, और जो दूसरा पोर्ट्रेट है जो हमारे पास वह है रामसिस का। क्लियर? तो यह दो पोर्ट्रेट है। तो तुतनखेमुन के बाद 19th राजवंश का एक रामसिस महापराक्रमी राजा आया, और प्रोबेबली ही वाज द लास्ट नोटेबल किंग ऑफ इजिप्शियन डायनास्टीज। वो आखिरी नोंदपात्र राजा था। उसने नुबिया को जीतकर सोने की खानों पर कब्जा किया। यस, अच्छा किया इजिप्ट के तिजोरी के लिए, इजिप्ट की प्रजा के लिए। इजिप्ट की तिजोरी को भर दी। एशिया का गुमाया हुआ जो प्रदेश था वो भी वापस ले लिया। तो थोड़ा महत्वाकांक्षी राजा था, यह देख के हमें लगता है पराक्रमी भी था। उसने अपने अंतःपुर में अनेक स्त्रियों को शामिल किया। यस, उसे हैरम कहा जाता है, जहाँ प्राचीन जो राजाएं थे वे लोग अपनी अय्याशी के लिए कई स्त्रियां रखते थे अपनी पत्नियों के अलावा। क्लियर? तो इसका जो अंतःपुर है वह 26 राजवंशों के सब राजाओं में सबसे बड़ा था, यह रामासिस का। उसके बाद रामासिस ने अपने शासन के दौरान कणार्क और लक्सोर में, यह दोनों इजिप्ट के महत्वपूर्ण नगर है, तो इन नगरों में उसने कई सारी इमारतें बनवाई, कई सारे गिरजाघर भी बनवाए। नाइल के पश्चिम तट पर रामेसियम नामक एक गिरजाघर बनवाया, जो कि बहुत ही अद्भुत है, देखने लायक है। उसके बाद उसके राज्य में उसने व्यवस्था स्थापी, इजिप्ट को आबाद बनाया। यस, इजिप्ट को समृद्ध बनाया, शांतिपूर्ण रूप से उसने शासन किया। उसके बाद की हम बात करें तो 20वें वंश का रामासिस तृतीय था। क्लियर? और उसके समय जो गिरजाघर थे वे थोड़े समृद्ध बन गए। आप लोग देख सकते होंगे, यह जो पोर्ट्रेट है वह रामासिस थर्ड की है। परिणाम, धर्मगुरु धर्मांध व व्यभिचारी बने, क्योंकि संपत्ति आने लगी तो जो उसके जो आचार थे वे शिथिल होते गए, लापरवाह होते गए। वहां से व्यभिचार की शुरुआत हुई, वहां से जो है धर्मांधता की शुरुआत हुई। राजा की सत्ता दुर्बल बनी, धर्मगुरुओं ने सत्ता स्थापने का प्रयत्न किया। राजा इतना दुर्बल बन गया, केंद्रीय जो सत्ता थी वह इतनी दुर्बल बन गई कि धर्मगुरु जो थे वे लोग अपनी तरफ से अपना जो स्वतंत्र राज्य है उसको स्थापने लग गए। इस युग के आखिरी भाग में, यानी कि ईसा पूर्व 1954 में, पश्चिम से लीबिया के लोग और दक्षिण से इथोपिया के लोग, यह हमें याद रखना है, पश्चिम से लीबिया के लोग आ गए और साउथ में से, यानी कि दक्षिण में से इथोपिया के लोगों ने हमला बोल दिया। 26वें राजवंश का राजकुमार, दिस इज द लास्ट डायनास्टी। छब्बीस के राजकुमार सईद उसका नाम है, इजिप्ट को फिर से सजीवन करने का प्रयास किया, इजिप्ट की संस्कृति को नवजीवन प्राप्त करने का प्रयास किया। क्लियर? जो सांस्कृतिक मूल्य थे इजिप्ट के, उसको फिर से स्थापने का प्रयास किया यह राजकुमार ने, और इजिप्ट के इतिहास में यह पूरे समय को
शैत पुनरुत्थान के नाम से जाना जाता है। इट्स अ पीरियड ऑफ शैत रेनेसेंस आप बोल सकते हैं, शैत पुनरुत्थान। तो यह थोड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शैत पुनरुत्थान ऐसे भी हमको पूछा जा सकता है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच कंट्री वी हर्ड द नेम ऑफ शैत रेनिसा। क्लियर? तो इट इज 101% फॉर इजिप्ट। देखिए, यह रामासीस तृतीय का तो हमने पोर्ट्रेट देखा, मगर जो दूसरा पोर्ट्रेट है मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहूँगा। देखिए, यह जो पोर्ट्रेट है वह दरअसल शैत का है। शैत, प्रिंस ऑफ 26th डायनास्टी। और इसी ने ही जो इजिप्ट की जो संस्कृति थी, उसका जो इतिहास था, उसको फिर से जगाने का प्रयास किया था, उसको फिर से जो है समृद्ध बनाने का प्रयास किया था। देखिए, कुछ समय के बाद अब क्या हुआ कि केंद्रीय सत्ता तो दुर्बल बन ही गई थी। कुछ समय इजिप्ट में अराजकता चलती रही, राजकीय अस्थिरता चलती रही। उसे हम इतिहास में ब्लैक पीरियड भी कह सकते हैं। थोड़े वर्षों के बाद इजिप्ट में ईरानी सत्ता स्थापित हुई। ईरान का जो राजा था कैम्बिसिस, उसने इजिप्ट पर जीत हासिल कर ली। यह कैम्बिसिस है और इसने ही ईरान के ऊपर अपनी जो सत्ता है वह स्थापित की। ईरान के राजा डायरस के समय, इसे अंग्रेजी में डारियस कहा जाता है, इजिप्ट की संस्कृति का विकास और व्यापार बढ़ा। विकास भी हुआ और व्यापार भी बढ़ा। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह दारियस के समय, आप देख सकते हो, दिस इज दारियस। यह दारियस के समय जो सुएज कैनाल थी उसका भी निर्माण यह दारियस के समय ही हुआ, सर्वप्रथम बार सुएज नहर का निर्माण। बाद के ईरानी राजाओं ने इजिप्ट में कहर मचा दिया। ये 2-3 राजा अच्छे हुए प्रजा के लिए, लोकोपयोगी कार्य करते थे और अच्छी तरीके से समृद्धि भी लाते थे। मगर उसके बाद जो राजा थे वे लोगों ने सितम दिया, इजिप्ट की प्रजा को पीड़ा दी, यातनाएं दी, प्रताड़नाएं दी। इजिप्ट की प्रजा नफरत करने लगी। इन लोगों ने इतना जुल्म किए कि यहाँ की जो प्रजा थी वे ईरानियों से एकदम नफरत करने लगी। उसके बाद थोड़े समय में अलेक्जेंडर द ग्रेट, वह अपने देश से वह पूरी दुनिया को जीतने निकला। और उसी समय यह राजा ने, अलेक्जेंडर ने, यानी कि सिकंदर ने, इजिप्ट को भी अपने आधिपत्य के नीचे ले लिया। देखिए, ईसा पूर्व 322 में ग्रीक के राजा सिकंदर ने इजिप्ट को जीता, जब इजिप्ट के लोग उसे मसीहा मानने लगे। ईरानी लोगों ने इतनी यातनाएं, प्रताड़नाएं दी थी कि जब अलेक्जेंडर ने इजिप्ट को अपने पास लिया ईरानियों से, तो इजिप्ट के लोग जो थे वे इसको मसीहा की नज़र से देखने लगे कि भाई आपने तो हमें बचा लिया, हम लोगों के ऊपर तो ये लोग यातनाएं, प्रताड़नाएं कई वर्षों से दे रहे थे। इजिप्ट को जीतने के बाद सिकंदर ने वहाँ अलेक्जेंड्रिया नामक एक नगर की रचना की। अलेक्जेंड्रिया नगर आज भी मौजूद है और यह डेल्टा में है, डेल्टा ऑफ नाइल, यानी कि भूमध्य समुद्र से बहुत नजदीक है। और समय के चलते अलेक्जेंड्रिया का खूब विकास हुआ, खूब समृद्ध हुआ। अलेक्जेंड्रिया आज के समय भी टिका हुआ है। सिकंदर ने इजिप्ट में शांति स्थापी, राजतंत्र को व्यवस्थित भी बनाया। जो क्षति दिख रही थी उस समय के राजतंत्र में, उसको यह अलेक्जेंडर ने सुधारा और फिर से पटरी पर ले आया। देखिए, उसके बाद थोड़े वर्षों के बाद इजिप्ट का जो स्वामी था सिकंदर, उसकी मृत्यु हो गई लगभग ईसा पूर्व 325 में। फिर उसके बाद टोलेमी वंश का जो शासन है वह इजिप्ट के ऊपर आया। अब टोलेमी वंश के शासक जो थे उनका
हम वर्गीकरण दो वर्गों में कर सकते हैं हमारी सहूलियत के लिए, हमें याद रखने में ठीक रहे इसलिए, तो मैंने करके ही रखा है। देखिए, शुरुआती राजा और बाद के राजा, दो वर्गों में हम लोग, एकदम सिंपल वर्गों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है। जो शुरुआती राजा थे वे पराक्रमी थे, उन लोगों ने अलेक्जेंड्रिया का विकास किया। वहीं जो बाद के राजा थे वे निर्लज राजा थे, यानी कि कोई लाज शर्म बिगड़ के अति पापी राजा थे, और वे राजा थोड़े क्रूर भी थे। इन लोगों ने प्रजा को हैरान परेशान भी बहुत किया। टोलेमी शासक जो थे उसके बाद वे लोग दुर्बल होते गए, और इन लोगों की दुर्बलता का लाभ लेते हुए जो रोमन साम्राज्य था, रोमन राजा था, वो इजिप्ट के ऊपर आक्रमण, उसने हल्ला बोल दिया, इजिप्ट के ऊपर आक्रमण कर दिया और इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल फेंका और इजिप्ट को अपने पास कर लिया, रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर। इसी की वजह से ही आज के समय जो यूरोप में जो कई रिवाज है, कई ट्रेडिशंस है, वे आज के समय भी इजिप्ट के हैं। क्योंकि हुआ क्या, इजिप्ट वहां से ग्रीक में गया, ग्रीक में से आया रोमन में, और रोमन में से आया टुडेज यूरोप में। क्लियर? तो यह पूरी चेन है, और यह सत्ता परिवर्तन के कारण ही यह जो ट्रेडिशंस थे वे इजिप्ट से आज के यूरोप तक ट्रांसमिट कर सके। रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने टोलेमी वंश की आखिरी जो रानी थी क्लियोपेत्रा, उसके साथ अपना विवाह कर लिया। देखिए, यह फोटो अलेक्जेंडर द ग्रेट का है। क्लियर? तो यह बात हुई टोलेमी वंश की, जो कि अलेक्जेंडर के बाद आए। टोलेमी वंश में भी दो वर्गीकरण कर सकते हैं, बाद के राजा, शुरुआती राजा। शुरुआती राजा अच्छे थे, पराक्रमी थे। इन लोगों ने अलेक्जेंड्रिया जो नामक गांव था, जो कि अलेक्जेंडर के द्वारा स्थापित हुआ था, उसका विकास किया। वहीं दूसरी बाजू जो बाद के राजा थे वे लोग थोड़े क्रूर थे, क्रूर होने के साथ साथ निर्लज भी थे, और इन लोगों ने इजिप्ट की प्रजा को बरसों तक यातनाएं, प्रताड़नाएं दी। अब यह टोलेमी वंश जो है धीरे धीरे दुर्बल होता गया, तो रोमन साम्राज्य का जो सम्राट था जूलियस सीजर, उसका ध्यान गया और उसने इजिप्ट के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया और इजिप्ट को जीत लिया। टोलेमी वंश की आखिरी जो रानी थी क्लियोपेत्रा, उससे शादी करके इजिप्ट को जीत लिया, अपने पास कर लिया। देखिए, यह एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात आज हमें सीखनी होगी। यह क्लियोपेत्रा है, यह उसका पोर्ट्रेट है, आप देख सकते हो, और यह जूलियस सीजर है जो कि रोमन सम्राट था, उसका पोर्ट्रेट है। अब देखिए, रोमन साम्राज्य ने आक्रमण किया इजिप्ट के ऊपर। इजिप्ट के ऊपर टोलेमी वंश का शासन था। आखिरी जो रानी थी, वह आखिरी जो प्रिंसेस थी, वह थी क्लियोपेत्रा। जूलियस सीजर ने विवाह कर लिया क्लियोपेत्रा के साथ, और उससे उसका पुत्र हुआ सीजरियन। अब जूलियस सीजर की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका अनुगामी आया एंथोनी। एंथोनी ने भी विवाह किया क्लियोपेत्रा के साथ। अब कलर कोडिंग करते जाइएगा, यह जो कलर है उस कलर का उसका पुत्र होगा, यहाँ जो कलर है उसका पुत्र पुत्री वहां होंगे, तो उसका भी विवाह क्लियोपेत्रा के साथ हुआ, उससे पुत्र भी हुआ, पुत्री भी हुई, पुत्र और पुत्री। हालांकि उसके नाम हमें मालूम नहीं पड़े हैं किसी कारण की वजह से, मगर उसके नाम हमें ज़रूरी भी नहीं है, हमें सिर्फ जो तब का जो फंडा था वह सीखना है कि एक्चुअली में क्या हुआ था। क्लियर? तो इतना हो गया। जूलियस सीजर ने सर्वप्रथम वक्त विवाह किया, उससे उसको पुत्र हुआ, क्लियोपेत्रा के साथ विवाह किया, उससे पुत्र हुआ सीजोरियन। मृत्यु हो गई जूलियस सीजर की, उसका अनुगामी आया एंथोनी। एंथोनी ने भी विवाह किया क्लियोपेत्रा के साथ ही, और उससे उसको पुत्र भी हुआ और पुत्री भी हुई। अब एंथोनी का भी मृत्यु हो गया। अब उसका जो अनुगामी है, उसका जो सक्सेसर है, वो आया ऑक्टेवियस। अब ऑक्टेवियस को भी क्लियोपेत्रा के साथ विवाह करना था, वो भी इच्छा रखता था।
मगर अब की बार क्लियोपेत्रा ने यह ऑक्टेवियस के साथ शादी करने से बेहतर खुदकुशी करना समझा और उसने अपना जो जीवन है वह वहीं समाप्त कर दिया। एंटोनी के साथ विवाह हो पाया नहीं। अब सक्सेशन तो रानी से पुत्री को गया, यह पुत्री को, और यह पुत्री को अब तय करना है कि वह अपने सगे पुत्र के साथ, सगे भाई के साथ शादी करेगी या उसका जो दूसरा भाई है सीजोरियन, उसके साथ शादी करेगी। यह बात तय होनी थी। अब मीनवाइल ऑक्टेवियस ने यह दोनों भावी राजाओं को षड्यंत्र करके मरवा दिया। ये दोनों भावी थे, फ्यूचर में आने वाले थे, तो इन लोगों को षड्यंत्र करके मार दिया गया। अब पूरा जो राज्य था इजिप्ट का वह आ गया ऑक्टेवियो के पास में और वह अपनी राजगद्दी पर बैठ गया। तो दिस इज द होल सिनेरियो। यह हमें याद रखना होगा। मैं एक बार फिर क्विकली रिपीट कर देता हूँ। रोमन साम्राज्य का हमला हुआ इजिप्ट के ऊपर। इजिप्ट में तब टोलेमी शासन था। आखिरी राजकुमारी बची थी, उसका नाम था क्लियोपेत्रा। रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने क्लियोपेत्रा के साथ शादी बनाई, उससे विवाह किया और उससे एक बच्चा हुआ, पुत्र हुआ, उसका नाम था सीजोरियन। जूलियस सीजर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका अनुगामी आया एंटोनी। एंटोनी ने भी क्लियोपेत्रा के साथ ही शादी बनाई, पुत्र हुआ, पुत्री हुई, वो भी मर गया। उसका अनुगामी आया ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस भी शादी करना चाहता था क्लियोपेत्रा के साथ, मगर इस बार क्लियोपेत्रा ने शादी के सामने खुदकुशी करना वधु उचित समझा और वह अपना जो जीवन है वह उसने वहीं अंत कर दिया। अब सक्सेशन गया क्लियोपेत्रा से अपनी पुत्री को, जो कि एंटोनी के साथ उसको हुई थी। अब उसकी पुत्री को तय करना था कि वह अपने सगे भाई के साथ विवाह करना चाहेगी या सीजोरियन के साथ विवाह करना चाहेगी, जो कि जूलियस सीजर का पुत्र था। ऑक्टेवियस ने यह तक का लाभ लेते हुए दोनों भावी जो राजा थे उन लोगों को मरवा दिया और पूरे का पूरा जो राज्य है वह अपने हाथ में कर लिया। ठीक है, तो दिस इज द होल स्टोरी। देखिए, इजिप्ट की परंपरा के अनुसार क्लियोपेत्रा की राजगद्दी जो है वह उसकी पुत्री को मिलनी होगी। ईसा पूर्व 30 में इजिप्ट फिर से रोमन साम्राज्य का सदा के लिए गुलाम बन गया। पहले रोमन आए, फिर अलेक्जेंडर गया, रोमन जो साम्राज्य था वह थोड़ा दुर्बल बना। फिर आया टोलेमी वंश, टोलेमी के बाद फिर रोमन आया। नाउ इजिप्ट बिकेम पार्ट ऑफ रोमन फॉर एवर। तो दिस वाज द होल सिनेरियो कि कैसे प्राचीन युग से, कैसे लिखित इतिहास से चल के ईसा पूर्व 30 में रोमन साम्राज्य का इजिप्ट जो भाग है वह कैसे बना। हमने 3 युग देखे, प्राचीन, सामंत और जो है साम्राज्य युग। इन लोगों में जो महत्वपूर्ण राजवी थे उन लोगों का भी जिक्र किया, उन लोगों के जो नोंदपात्र कार्य थे उसकी भी चर्चा की। आगे कैसे टोलेमी वंश आया, कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, कैसे ईरानी शासक आए, उसके बाद अलेक्जेंडर आए, उसके बाद जो है वह टोलेमी वंश है और उसके बाद आखिर में कैसे इजिप्ट जो है वह सदा के लिए रोमन साम्राज्य का भाग बन गया। आज के सेशन में, आज के उपाख्यान में इतना ही। नेक्स्ट हमारे उपाख्यान में हम लोग यहाँ का राजतंत्र देखेंगे, यहाँ की सामाजिक स्थिति देखेंगे, सामाजिक स्थिति के साथ साथ यहाँ की आर्थिक स्थिति भी देखेंगे और उसकी भी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ माउंट एजुकेशन।